हेलो दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट 18 बिहार बिजली विभाग के लिए पूरे 100 क्वेश्चन को देखिएगा और इस किताब को खत्म करने के बाद जस्ट ही आपको रुक्मिणी प्रकाशन कल अपलोड करेंगे और एसके झा को आप चला रहे हैं वो भी सीरीज जारी रहेगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, समान ज्ञान से 10 क्वेश्चन जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत घोषित अध्यादेश को इनमें से किसके द्वारा प्रत्याहृत किया जा सकता है। मतलब संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत घोषित अध्यादेश को इनमें से किसके द्वारा प्रत्याहृत किया जा सकता है, तो राज्यपाल के द्वारा। अनुच्छेद 213 राज्यपाल के अध्यादेश के माध्यम से कानून बनाने की शक्ति से संबंधित है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में किस खनिज के अभाव के कारण ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये कई कारण से हो सकते हैं, लेकिन सबसे प्रमुख कारण है हड्डियों की पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम की कमी। हड्डियों की पर्याप्त मात्रा में कमी तो हड्डियों से रिलेटेड है, जो कैल्शियम के कारण कमी के कारण होता है। आपको पता है कि कैल्शियम के कारण से हड्डी मजबूत होता है। कैल्शियम फास्फेट रहता है जिसके कारण मजबूत होता है, और शरीर का सबसे मजबूत अंग जो होता है जबड़े होता है। जादूगोरा यूरेनियम खदान किस राज्य में स्थित है। जादूगोरा यूरेनियम खदान किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। तो जादूगोरा एक जगह है जो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। यह हमारे झारखंड राज्य में स्थित है, सिंहभूम जिले में। कौन सा जिला में? सिंहभूम जिले में है। इसमें 1967 में परिचालन शुरू किया गया था। यह भारत की पहली यूरेनियम खदान था। जादूगोरा खदान भारत के परमाणु रिएक्टरों के ईंधन के देने के लिए आवश्यक कच्चे माल का लगभग है जो 25% उत्पादन करती है। निम्नलिखित में किस वर्ष मोहनदास के गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच गांधी इरविन समझौता हुआ। मतलब गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ था। गोलमेज सम्मेलन का नाम सुने होंगे। उनमें प्रस्तावित करने के लिए 11 सूत्री के मांग जो रखे थे हमारे गांधी जी, उसके लिए गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी को। देखिएगा हड़प्पा स्थल रंगपुर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है। मतलब किस अभी वर्तमान समय में हड़प्पा स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो रंगपुर अभी वर्तमान में गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। कलेविया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। कलेविया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कलेविया लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है। कहां से संबंधित है? राजस्थान से। कलेविया नृत्य को हम लोग एक दो नाम से और जानते हैं, उसे कहा जाता है सपेरा डांस या स्नेक चार्मर डांस के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में किसके द्वारा आनंद मठ उपन्यास की रचना की गई थी। निम्नलिखित में किसके द्वारा आनंद मठ उपन्यास की रचना की गई थी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया था। यह प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1882 में प्रकाशित किया गया था। यह एक बंगाली उपन्यास भी, याद रखिएगा। प्रतिबल की एसआई मात्रा निम्न में कौन सी है? तो पास्कल। क्या है? पास्कल। बिहार के कौन से जिले नेपाल के सीमा के साथ नहीं मिलते हैं? तो देखिए सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया मिलता है, जहानाबाद नहीं है। ये तो हमको गया और पटना के बीच में स्थित है जहानाबाद जिला। ऐसे बिहार के 7 जिले नेपाल देश के साथ सीमा साझा करता है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया एवं किशनगंज की सीमा नेपाल के साथ मिलता है, याद रखिएगा।
मधुबनी लोक चित्रकला की एक शैली निम्न में भारत के किस राज्य के लिए लोकप्रिय है? मधुबनी चित्रकला कहाँ किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार के लिए। किस राज्य के लिए? इसे मिथिला चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है। रीजनिंग देखिएगा, नीचे दिए गए 4 शब्दों में 3 एक प्रकार से समान है और एक भिन्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीनों से भिन्न रखता है। कम कहना, न्यूनीकरण मतलब न्यूनतम कम कहना, हल्का कहना, सब एक से संबंधित है, लेकिन बिगाड़ना जो है वो अलग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा छोटू? तो ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। दिए गए समीकरण को संतुष्ट करने के लिए किन्हीं दो अंकों को परस्पर बदलना चाहिए। किन्हीं दो अंकों को परस्पर बदलना चाहिए मतलब दो अंकों को बदलने पे किसको बदलेंगे? 345 आएगा। तो 6 और 8 को आपस में बदलिएगा तो 345 आएगा। निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? देखिए 44 के बाद क्या लिखा है? 76। तो 44 में 32 ऐड किया तो 76। अब 32 में फिर 76 में 40 ऐड किया तो 116 होगा। अब 116 में फिर 48 ऐड किया तो 164 हुआ। 164 में फिर 56 ऐड किया तो 220 हुआ। कितना हुआ? 220 हुआ। फिर 72, 80 इसी प्रकार ऐड करते गया तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 116 सही होगा। डॉग, डॉग मतलब कुत्ता का संबंध केनल से है, वही संबंध चिकन का संबंध किससे है? तो देखिए डॉग जो है केनल से संबंधित है, मतलब यहाँ पे पशु पक्षी निवास स्थान की संबंध को दर्शाया गया है। डॉग के निवास स्थान को केनल कहा जाता है। डॉग के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? केनल। उसी प्रकार चिकन के निवास स्थान को कूप कहा जाता है। चिकन के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? कूप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, उस सेट का चयन कीजिए जिसकी संख्या का संबंध वही से है जो अगला सेट में सही संख्याओं को मध्य संबंध रखता है। देखिए 21 में से 9 किया तो कितना आएगा? 12। 33 में से 9 घटाया तो आया 24। अब 12 में 2 से गुना किया तो कितना आया? 24। उसी प्रकार पहला में से बीच वाला का अंतर और लास्ट में से बीच वाला का अंतर के दुगुना करने पर लास्ट में जो अंतर आएगा उसी का आएगा। तो इस प्रकार हम 11 में से अगर 11 में से 3 घटाते हैं कितना आएगा? 8। 19 में से 3 घटाते हैं 16। क्या इसका दोगुना ये है कि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नीचे एक पेज कटिंग का क्वेश्चन दिया जा रहा है। पेज कटिंग का क्वेश्चन है, इसे इस प्रकार रोटेट किया गया है, मोड़ा गया है। फिर इसके बाद ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ऐसे आएगा। तो एक ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए होगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो आकृति इस आकृति में समाहित है, घुमाने का अनुमति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में ही आपको मिलेगा सर। एक कूट भाषा में बफैलो को रेड केयर के रूप में और चीते को इतना लिखा जाता है, तो उसी भाषा में लियोपर्ड को क्या लिखा जाएगा? देखिए बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। BUFALO लिखा है RIDCIRE। ठीक है, देखिए एक बार +3 किया तो लास्ट वाला को लिखा। फिर क्या है कि उसमें 3 घटाया गया है तो फिर इसके नीचे आया। उसी प्रकार ऑप्शन नंबर आप कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 3 आएगा सर। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से वही संबंध रखता है जो दूसरी संख्या से संबंध रखता है। तो देखिए 94 में से 64 घटाया तो 32 लिखा, तो 81 में से 43 लिखा, घटाया तो 38। तो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। देखिए उस बेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के समष्टि का चित्रण करता है। देखिए
पक्षी, ट्यूना, कैनरी। तो देखिएगा, ये ट्यूना एक बड़ी समुद्री मच्छी है, तो ये तो अलग हो जाएगा। ट्यूना एक बड़ी समुद्री मछली है और कैनरी छोटा पीले रंग का एक पक्षी है, तब पक्षी के अंदर कौन जाएगा? कैनरा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ऐसा कहाँ मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहा है, देख लीजिएगा सर। यहां से हिंदी शुरू होता है। इनमें से कौन सा शब्द क्षुद्र का विपरीतार्थक है? तो ऑप्शन नंबर महान होगा। क्या होगा? महान। खारा का खोटा होता है, गुरु का लघु होता है। भावना में कौन सा प्रत्यय है? भावना में, सॉरी 22 नंबर क्वेश्चन है ना, देखिए इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है? तो दाहिना तद्भव नहीं है। भावना में कौन सा प्रत्यय है? भावना में कौन सा प्रत्यय है? तो भावना शब्द में मूल शब्द भाव एक विशेषण है, शब्द विशेषण है जिसे तदित प्रत्यय जोड़ने के बना है। तो इस प्रकार इसका आंसर जो हो जाएगा अना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अना हो जाएगा। सीखा के लिए इनमें से कौन सा शब्द उपयुक्त है? 24। सीखा का अर्थ होता है चोटी। क्या होता है? सीखा का अर्थ क्या होता है? चोटी। दोपहर के बाद का समय के लिए उपयुक्त इनमें से कौन सा शब्द होगा? तो देखिए, आपको कुछ बातें बोलते हैं, ध्यान सुनिएगा। दोपहर के बाद को समय को अपराह्न कहते हैं। क्या कहते हैं? अपराह्न कहते हैं। और दिन के मध्य का समय को मध्या या दोपहर कहा जाता है। दिन के मध्य का समय को मध्या या दोपहर कहते हैं। सुबह से दोपहर के तक के समय को पूर्वाह कहा जाता है और मध्याह्न से पूर्व का समय को सुबह कहा जाता है। यहां से अंग्रेजी देखिएगा, 26 अंग्रेजी जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर आप अंग्रेजी जानते हैं तो अंग्रेजी को सेलेक्ट कीजिएगा। 27 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 28 देखिएगा, 28 का ऑप्शन नंबर 3 होगा और 29 का भी ऑप्शन नंबर 3 ही होगा सर। और 30 का क्या होगा? 32 बी होगा। यहां से कंप्यूटर है, देखिएगा। क्रोम ब्राउजर में वेब पेज का सोर्स कोड देखने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस यू का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, कंट्रोल प्लस यू वर्तमान पृष्ठ के स्रोत कोड को एक नए ब्राउजर के टैब में खोलता है और कंट्रोल एस बता दे वर्तमान पेज को डाउनलोड करें और सेव करने के लिए किया जाता है। अल्टरनेट एस का जो प्रयोग किया जाता है सर्च बॉक्स को सक्रिय या फोकस करने के लिए किया जाता है। अल्टरनेट यू के लिए बता दे डिफॉल्ट कंटेंट एक्सेस अकाउंट का उपयोग कर विकल्प चुनने के लिए किया जाता है। एमएस एक्सेल वर्कशीट में B5 सेल को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट कुंजी दबाने पर फिर G9 सेल पर क्लिक करने पर कितने सेल सिलेक्ट किए जाएंगे? तो इस प्रकार 30 होगा। क्या होगा? 30 होगा। एमएस वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? असत्य मतलब कौन सा गलत कथन गलत है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शीर्षक, फाइल नाम, दिनांक, पृष्ठ संख्या इत्यादि जैसी जानकारी डालने के लिए शीर्षलेख उपयोग किया जाता है, बल्कि डॉक्यूमेंट फाइल में हेडर और फुटर दोनों नहीं हो सकता है। ये गलत बात, सॉरी गलत है। 34 देखिएगा, एमएस एक्सेल वर्कबुक एमएस एक्सेल वर्कबुक में पहली वर्कशीट का डिफॉल्ट नाम क्या था? वर्कबुक में पहली वर्कशीट डिफॉल्ट नाम क्या था होगा? तो इसका होगा शीट 1। क्या होगा? शीट 1।
MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स के अंत तक जाने के लिए निम्नलिखित में किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? 35। तो कंट्रोल इंड का उपयोग किया जाता है। W3C का पूर्ण रूप क्या होता है? तो W3C का पूर्ण रूप क्या होता है? W3C का पूर्ण रूप क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। यहाँ पे WWC होगा, वर्ल्ड वाइड वेब होगा, बी होगा। निम्नलिखित MS एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा? देखिए, ये 32 के पावर 2 32 के पावर दिया है 2, ओकर पावर 4 बट्टा में 2 दिया है। तो इसको हल कीजिएगा, तो हल करने के बाद एक आएगा। हल अब कैसे होगा आप ये बताइए। तो देखिए, ये 32 हो गया और 32 बट्टा और 2 के पावर 4/2 है। 4/2 तक काटिएगा तो कितना होगा? तो 2 के पावर 16, 2 के पावर क्या होगा? 16 और 16 दूनी 32, तो 32 फिर देखिए बता रहे हैं 32 बाई लिखा है 2 के पावर 4 और फिर इसका बटा 2 लिखा है। तो 32 बटा 16 बटा 2, तो 2 कहाँ जाएगा? यहाँ गुना होगा तो 16 32 से 32 कटेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा सर। डॉक्स फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में किसमें सबसे पहले परिचित किया गया था? डॉक्स फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से किसमें सबसे पहले परिचित किया गया था? 38। तो 38 के ऑप्शन नंबर क्या होगा? MS वर्ड 2007। निम्नलिखित कथन सत्य या सत्य को स्पष्ट कीजिए। तो 39 के जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। पहला सत्य है, दूसरा असत्य होगा। ईमेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 40। तो ईमेल के बारे में CC फील्ड खाली हो सकता है, सही है। इसके बाद टेक्निकल हम लोग देखेंगे। देखिएगा टेक्निकल क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन कहता है वोल्टेज ग्रेडिंग का अर्थ है कि, मतलब वोल्टेज ग्रेडिंग का अर्थ क्या है कि तार के बिना किसी क्षति के दी गई वोल्टेज को झेलेगा। वोल्टेज ग्रेडिंग का अर्थ होता है कि तार बिना किसी क्षति के दी गई वोल्टेज को झेलेगा। भूमिगत भूसंपकरण की क्षमता किससे बढ़ाई जा सकती है? तो देखिए, यदि मिट्टी सूखी और लवणीय तो बढ़ जाएगी। ये हो सकता है यदि मिट्टी सूखी और लवणीय है तो बढ़ जाएगी। कहने का मतलब कि भूमिगत भूसंपर्क में भूसंपरण की क्षमता बढ़ाने के लिए गड्ढे की गहराई बढ़ा दीजिए, प्लेट की चौड़ाई बढ़ाकर, नमक या कोयले के परत बढ़ाकर, समांतर क्रम में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रोड लगाकर इसका भूसंपरण को आप बढ़ा सकते हैं। देखिए, पहला कहता है यदि गड्ढे की गहराई बढ़ती है तो घट जाती है, नहीं बढ़ती है। अर्धचालक पदार्थ में अशुद्धियां मिलाने की प्रक्रिया या जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डोपिंग। याद रखिएगा, अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। डोपिंग 2 प्रकार का होता है, P प्रकार के अर्धचालक और N प्रकार के अर्धचालक। P प्रकार के अर्धचालक में इंडियम गैलियम एवं नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। नहीं, इंडियन गैलियम का प्रयोग किया जाता है। N प्रकार में क्या हो जाएगा? आर्सेनिक और एंटीमनी का प्रयोग किया जाता है। जर्मेनियम को निम्नलिखित में किससे मिलकर N प्रकार का अर्धचालक बनाया जा सकता है? तो अभी पढ़े हैं, जर्मेनियम को फास्फोरस से मिलाकर N प्रकार का अर्धचालक बनाया जा सकता है। सिलिकॉन क्या है सर? तो उपधातु में आते हैं। कार्बन क्या है? धातु है।
डायोड का अग्रदिश प्रतिरोध होता है, डायोड का अग्रदिश प्रतिरोध क्या होता है 45। डायोड का अग्रदिश प्रतिरोध क्या होता है, तो देखिए डायोड का अग्रदिश प्रतिरोध कम होता है, फॉरवर्ड बायस स्थिति में पोटेंशियल बैरियर की चौड़ाई घट जाती है, तो क्या हो जाएगा, डायोड का अग्रदिश प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। एन टाइप अर्धचालक को तैयार करने के लिए डोपिंग हेतु उपयोग किए जाने वाले पदार्थ का नाम बताएं। एन टाइप अर्धचालक को तैयार करने के लिए डोपिंग किया जाता है, मतलब एन टाइप अर्धचालक में जो है शुद्धि मिलाते हैं, और शुद्धि कौन जो बताइएगा, तो ये बताएं कि एन प्रकार के लिए आर्सेनिक तथा एंटीमनी का प्रयोग किया जाता है, तो एंटीमनी नहीं है तो क्या हो जाएगा, आर्सेनिक, क्या हो जाएगा, आर्सेनिक। एन एन टाइप अर्धचालक में किसको मिलाया जाता है, आर्सेनिक को। एन टाइप अर्धचालक में किसको मिलाया जाता है, आर्सेनिक को और एंटीमनी को। पी प्रकार में इंडियन एवं गैलियम को, इंडियन एवं गैलियन को। पीएन जैक्सन अर्धचालक, पीएन जैक्सन अर्धचालक डायोड किस कार्य के लिए उपयुक्त है, पीएन जैक्सन अर्धचालक डायोड किस कार्य के लिए उपयुक्त है, 47 बताइएगा। तो 47 का जो होगा रेक्टिफायर होगा, 47 की क्या होगा, रेक्टिफायर। पीएन जैक्सन अर्धचालक डायोड किस कार्य के लिए उपयुक्त है, तो रेक्टिफायर के लिए, मतलब पीएन जैक्सन अर्धचालक रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें पीएन जैक्सन डायोड होता है, जो लॉजिक सर्किट के लॉजिक गेट का नाम सुने होंगे, नाइट गेट, ऑन गेट, नोर गेट। जर्मेनियम व सिलिकॉन के संयोजी बंधन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जर्मेनियम और सिलिकॉन के संयोजन बंधन में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, तो देखिए जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है यह इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी को संयोजी बंधन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इसके अंदर वाले सभी इलेक्ट्रॉन की संख्या, कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन की संख्या को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, तो बाहरी कक्षा में छोड़कर इलेक्ट्रॉन के अंदर वाले सभी इलेक्ट्रॉन की संख्या को कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो 48 की क्या हो जाएगा, जर्मेनियम व सिलिकॉन के संयोजी बंधन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। एसी को डीसी में परिवर्तित करता है कौन, इसके मुख्य प्रकार बताइए। तो देखिए एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, वो आपको है रेक्टिफायर, क्या हो जाएगा, रेक्टिफायर, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है, रेक्टिफायर एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। एवं इसके दो मुख्य प्रकार होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में केवल एक डायोड होता है, और फुल वेव रेक्टिफायर में 2 या 4 डायोड का प्रयोग किया जाता है। तो रेक्टिफायर जो है, क्या रेक्टिफायर का नाम जानते होंगे, जो बैटरी के इन्वर्टर का नाम सुने उसी को रेक्टिफायर कहा जाता है। ज्ञात तरंग आकृति, एसी को रेक्टिफाई करने में पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की आउटपुट में उपलब्ध प्लेस्टिंग डीसी प्लस आवृत्ति क्या होता है, 50, तो स्रोत आवृत्ति के दुगने के बराबर होता है, याद रखिएगा। पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा का प्रवाह कैसे होता है, तो देखिए ये आपका उत्सर्जक है और ये हो गया आपका ये पीएनपी ट्रांजिस्टर। इसमें धारा का प्रवाह होता है उत्सर्जक में आधार की तरफ, उत्सर्जक में आधार की तरह, तो याद रखिएगा उत्सर्जक में आधार की तरह।
चित्र द्वारा दिया गया, चित्र में जो दिया गया है वह कौन सा ट्रांजिस्टर है जो पूछ रहा है। तो चित्र में दिया गया ट्रांजिस्टर जो है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर है। कौन सा ट्रांजिस्टर है? एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इनमें कौन सा कथन शक्ति ट्रांजिस्टर के बारे में गलत है? 4 ऑप्शन में कौन सा कथन है जो गलत है? तो यह एक स्विच की भांति कार्य करती है, सही है। इसकी स्विचिंग स्पीड तेज होती है, सही है। शक्ति ट्रांजिस्टर के स्विच की भांति, यह एक स्विच की भांति कार्य करता है और इसका स्विचिंग स्पीड बहुत तेज होती है। इसकी संरचना ट्रांजिस्टर के समान होती है तो नहीं। इसकी मूल संरचना ट्रांजिस्टर की भांति कार्य नहीं करती है, बल्कि ऑन स्थिति में इसका वोल्ट ताप लगभग 1 वोल्ट होता है। एक विद्युत ट्रांजिस्टर में क्या होता है? तो एक विद्युत ट्रांजिस्टर में द्विसंधि युक्त उपकरण होता है। पावर ट्रांजिस्टर त्रिस्तरीय द्विसंधि युक्त उपकरण कहलाता है। पावर ट्रांजिस्टर में 2 डायोड से मिलकर बना होता है। पावर ट्रांजिस्टर 2 डायोड से मिलकर बना होता है और इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर। पावर ट्रांजिस्टर में कितने डायोड होते हैं? 2 डायोड होते हैं। इनमें कितने टर्मिनल होते हैं? तो 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस तथा कलेक्टर। इसमें क्या क्या मिला होता है? तो सिलिकॉन, जर्मेनियम और दोनों अर्धचालक में से बना होता है। देखिए ये जो आपका है, ये सिरा हुआ जो कलेक्टर साहब कहलाते हैं और ये साहब जो है एमीटर साहब, और नीचे वाला को हम बेस कहा जाता है। यदि एक ट्रांजिस्टर का बीटा बराबर 200, यदि संग्राहक धारा 15 मेगा एम्पियर है तो बेस धारा क्या होगा? देखिए बेस धारा बराबर होता है आईसी बटा आई बीटा। तो बेस करंट होगा 0.75 मेगा एम्पियर, याद रखिएगा। जिस प्रवर्धक में निवेशित संकेत की आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता वह क्या कहलाता है? जिस प्रवर्धक में निवेशित संकेत की कोई आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है लीनियर एम्पलीफायर। क्या कहलाता है? लीनियर एम्पलीफायर। जिन प्रवर्धक में निवेशित संकेत आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है वह लीनियर एम्पलीफायर कहलाता है, तथा जिन प्रवर्धकों में निवेशित संकेत की आवृत्ति में परिवर्तन होता है उसे नॉन लीनियर एम्पलीफायर कहलाता है। मतलब जिसमें परिवर्तन होता है उसे नॉन लीनियर एम्पलीफायर कहलाता है, और जिसमें परिवर्तन नहीं होता है उसे लीनियर एम्पलीफायर, और जिसमें परिवर्तन होता है उसे नॉन लीनियर एम्पलीफायर कहलाता है, याद रखिएगा। श्रेणी बी प्रवर्धक की दक्षता कितनी होती है? श्रेणी बी प्रवर्धक की दक्षता मतलब क्षमता भी कह सकते हैं, क्षमता कितनी होती है? तो 50 से 60% लगभग, 50 से 60% लगभग होता है। एक एकीकृत परिपथ चिप संयोजन के अग्रो किससे बना होता है वो बताइएगा। तो यह सिलिकॉन के बना होता है। एक एकीकृत परिपथ चिप संयोजन अग्रो सिलिकॉन के बने होते हैं। बेन ब्रिज दोलित्र में प्रयुक्त पुनर्निवेश होता है। बेन ब्रिज दोलित्र में प्रयुक्त पुनः निविष्ट होता है जो धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होता है। बेन ब्रिज
दोलित्र में प्रयुक्त पुनः निर्वेश होता है जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। यह एक ऐसा दोलित परिपथ है जिसकी आवृत्ति को एक निश्चित सीमा के अंदर परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि फेज शिफ्ट जो होता है वो दोलित्र में आवृत्ति में कोई व्यवस्था नहीं होता है। दोस्त, दोलन जारी रखते हुए बर्कहासन नामक वैज्ञानिक द्वारा स्थापित नियम क्या था? तो दोलन जारी रखने हेतु बर्कहासन नामक वैज्ञानिक द्वारा स्थापित नियम ए बीटा बराबर 1 होता है। अब ए क्या है? प्रवर्धन का वोल्टेज होता है। ए क्या है? तो प्रवर्धन का वोल्टेज होता है और बी पुनः निविष्ट होता है। तो ए बीटा बराबर कितना होगा? तो ए बीटा बराबर 1 होता है। श्रेणी पोषित परिपथ की अपेक्षा समांतर हॉर्टले दोलित्र परिपथ को वरीयता प्रदान करने का कारण क्या है? 61। तो उच्च आवृत्ति स्थिरता, उच्च आवृत्ति स्थिरता। फेज शिफ्ट आरसी, फेज शिफ्ट आरसी दोलित्र में पुनः निविष्ट वोल्टेज प्राप्त किया जाता है। तो 3 प्रतिरोधकों एवं संधारित्र से मल्टीवाइब्रेटर दोलित परिपथ का प्रयोग किया जाता है। किसमें? मल्टीवाइब्रेटर का नाम सुने होंगे, न तो वाइब्रेटर के तो नाम सुने होंगे। तो मल्टीवाइब्रेटर दोलित परिपथ का प्रयोग कंप्यूटर में किया जाता है। यह एक विशेष प्रकार का दोलित परिपथ है जो मूल आवृत्ति के साथ अनेक हार्मोनिक आवृत्ति उत्पन्न करता है। किसमें? कंप्यूटर में। चौसठ देखिएगा, विद्युत दोलित ऊर्जा रूपांतरक स्विच के रूप में कार्य करता है जो प्रत्यक्ष धारा ऊर्जा को दिष्टकृत धारा नहीं प्रत्यावर्ती धारा में रूपांतरित करता है। जो प्रत्यक्ष धारा ऊर्जा को प्रत्यावर्ती धारा ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अधिक वोल्टता पतन करने वाले युक्ति का नाम बताइए। अधिक वोल्टता पतन करने वाले युक्ति का नाम बताइएगा। तो अधिक वोल्टता पतन करने वाले का नाम है यूजेटी। निम्न में किसे मापने हेतु रैखिक परिवर्ती विभेदक ट्रांसफार्मर एक युक्ति है? 66। निम्न में किसे मापने हेतु रैखिक परिवर्ती विभेदक ट्रांसफार्मर एक युक्ति है? तो विस्थापन। क्या है? विस्थापन। पीसीएम का अर्थ क्या होता है? पीसीएम का अर्थ क्या होता है? तो पीसीएम का पूरा नाम होता है पल्स कोड मॉड्यूलेशन। पल्स कोड मॉड्यूलेशन। पीसीएम का अर्थ क्या होता है? पल्स कोड मॉड्यूलेशन। याद रखिएगा, पीसीएम का अर्थ क्या होता है? पल्स कोड मॉड्यूलेशन। इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स याद रखिएगा। निम्न में कौन सा नॉन वोलाटाइल मेमोरी है? वोलाटाइल मेमोरी है। तो एप्रोम यह हार्डवेयर का भाग होता है। याद रखिए, एप्रोम हार्डवेयर का भाग है। यदि सिलिकॉन डायोड युक्त वायस यदि सिलिकॉन डायोड युक्त वायस धनात्मक समांतर डायोड क्लिपर परिपथ में वायस वोल्टेज का मान 0 हो तो वी आउट का मान कितना होगा? तो वी आउट का मान जो होगा वो 0.7 वोल्ट। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति स्विच की भांति कार्य नहीं करता है? निम्नलिखित में कौन सा युक्ति है जो स्विच की भांति कार्य नहीं करता है? तो ट्रांसफार्मर स्विच की भांति कार्य नहीं करता है।
टी किस पर परिचालित होता है? एफ ई टी किस पर परिचालित होता है? 71। तो यह केवल मुख्य वाहक पे कार्य होता है। निम्नलिखित में कौन सा बाइनरी नंबर 20 के बराबर होगा? तो इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, 20 को किस में बदलना है? तो बाइनरी में बदलना है। देखिए 20 है, इसमें 2 से भागा दीजिए तो शेषफल आएगा तो 0 लिखिएगा सर। शेषफल नहीं आएगा तो 0 काट जाएगा, सॉरी फिर से बता देते हैं, सुनिए। बाइनरी को मतलब दशमलव को बाइनरी में बदल जाता है, द्विआधारी में बदल रहे हैं। देखिए तो 2 से लगता है, याद रखिएगा। तो 2 से भागा दीजिएगा तो भागा लग जाएगा तो शेषफल 0 आएगा। तो शेषफल 0 आएगा तो 0 लिखिएगा, और जब नहीं कटेगा तो 1 लिखिएगा। तो यहाँ भी क्या आएगा? 0। 2 से क्या आएगा? तो 2 बार में लगेगा तो 1 यहाँ शेषफल बचेगा, तो यहाँ क्या होगा? 1 बचेगा। तब क्या आ जाएगा इसका आंसर? तो यहाँ पे कितना बचा? 2 दूनी 4, तो 2। तो फिर से लगाइएगा तो क्या होगा? देखिएगा 20 2 से लगाएं तो कितना हुआ? 10। तो क्या लिखिएगा? 0। 2 से लगाएं तो 5, तो क्या हुआ? फिर लिखिएगा 0। 2 से लगाएं तो 1 बचा, तो कितना बार में लगा? 2। फिर से लगाएं तो 1 बार में लगा, 1 बार में तो नीचे 1 आएगा। अब यहाँ 0। तो 10 100 किस में है? 10 100 किस में ऑप्शन में है? तो ए। नहीं समझ, 2 से लगाइए, कट जाएगा तो 0, और ना कटेगा तो शेषफल 1 लिखिएगा। एक एंड गेट होता है, एक एंड गेट होता है, एक एंड गेट होता है। एंड गेट संयोजक सर्किट होता है, संयोजक सर्किट होता है। लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। लॉजिक गेट, देखिए लॉजिक गेट 3 प्रकार का होता है, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। यह एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जो अंकगणितीय व लॉजिक फंक्शन का काम करता है। तो लॉजिक गेट एक अंकगणितीय व लॉजिक फंक्शन करता है। भारतीय विद्युत नियम 1956 के कौन से नियम में ओवरहेड लाइन में सबसे निचले चालक की भूमि से ऊंचाई दी गई है? तो नियम 85। भारतीय विद्युत नियम 1956 के अनुसार नियम 85 खंभों के बीच की अधिकतम अंतर बताता है। खंभों के बीच के अधिकतम अंतर बताता है। नियम जो 77 है, यह ओवरहेड लाइनों में सबसे निचले चालक की भूमि से ऊंचाई बताता है। और 92 है, आसमानी विद्युत से सुरक्षा के लिए बताता है। किसी संस्थापन में लगा हुआ ऊर्जा मापक यंत्र किस प्रकार का यंत्र है? किसी संस्थापन में लगा हुआ ऊर्जा मापक यंत्र किस प्रकार का यंत्र होता है? तो समकलन होता है। क्या होता है? समकलन होता है। किसी धारावाही विद्युत तार से किसी धारावाही विद्युत तार से चिपक गए किसी व्यक्ति को तार से अलग करने के लिए किस साधन का प्रयोग करना चाहिए? मतलब करंट वाले तार से कोई व्यक्ति चिपक गए, कोई व्यक्ति चिपक गए तो उसको अलग करने के लिए आप किसका प्रयोग कीजिएगा? लोहे के पाइप से, स्टील के मजबूत पाइप से, पानी की बौछार से, सूखे लकड़ी के डंडे से। तो देखिए सब में करंट आएगा, लेकिन सूखे लकड़ी के डंडे से नहीं इस्तेमाल किया सूखे लकड़ी के डंडे में वोल्ट लाइन नहीं आएगा, इसलिए सूखे लकड़ी के डंडे का इस्तेमाल करें। यदि विद्युत
आवेशित दो वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाए तो विद्युत करंट प्रवाहित नहीं होगी यदि दोनों विभव का समान होगा, दोनों तार टूट जाएगा, दोनों की धारिता समान हो, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोनों की धारिता समान होगा तो करंट नहीं पार होगा। बटन वायरिंग में 19 मिलीमीटर बटन चौड़ाई के सीधे जोड़ के लिए ओवरलैपिंग भाग कितनी लंबाई का प्रयोग करते हैं? तो 40 mm का। कितना? 40 mm का। अस्सी नंबर देखिएगा, धात्विक गुप्त वायरिंग पद्धति में जहां दीवार उभरी रहती है वहां केबल को लगाने के लिए निम्न का प्रयोग करते हैं। तो धात्विक लीची नलिका का। फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित का होना चाहिए। फ्यूज तार के लिए निम्न प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है। यह फ्यूज का अच्छा गुण होता है। निम्न प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है। डीसी मशीन की क्षमता अधिक होती है जब हानियां निम्न हो। जब हानियां क्या होता है? निम्न हो, तो उसकी दक्षता या क्षमता अधिक होती है। एक जनरेटर को मोटर द्वारा चलाया जा रहा है। एक जनरेटर को मोटर द्वारा चलाया जा रहा है और यह 300 वोल्टेज पे 18.65 एम्पियर लेता है। यदि इसकी क्षमता 75% है तब मोटर की अश्व शक्ति क्या होगी? तो ये तो न्यूमेरिकल है सर। न्यूमेरिकल के लिए आपको हल करना होगा। फार्मूला आपको पता है, 1 वाट बराबर 1 HP बराबर 746 वाट होता था। 1 वाट बराबर 1/746 वाट हो जाएगा। तो इसे निकालिएगा P बराबर VI करके, तो वाट में आएगा। तो 43 के याद रखिएगा 7.5 दिष्टधारी जनित्र में कुंडली दूरी को पोल पिच के बराबर करने के लिए कुंडली का पिछला पिच किसके बराबर होना चाहिए? 84। तो प्रति पोल क्रम विनिमयक बार होना चाहिए। ऑटोमोबाइल की बैटरी को आवेशित करने के लिए कौन सा जनित्र उपयोग की जाती है? ऑटोमोबाइल की बैटरी को आवेशित करने के लिए कौन सा जनित्र उपयोग किया जाता है? तो शंट जनित्र का। एक डीसी जनरेटर की वेव वाइंडिंग में 8 पोल वाले 4 चालक 600 आरपीएम की गति घूमकर 0.5 वेबर का चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान जो होगा तो E बराबर 5 ZPN बट्टा 120 से होता है। अब फाई क्या है? तो फाई जो हो गया चुंबकीय फ्लक्स है 0.5। 8 पोल P बराबर हो गया N बराबर 600 आरपीएम और Z बराबर 4। तो कितना आएगा? 80 वोल्ट आंसर आएगा सर। 80 वोल्टेज आंसर आएगा। जिस विधि से डीसी जनित्र में विद्युतवाहक बल प्रेरित होता है वह विधि क्या कहलाता है? जिस विधि से डीसी जनित्र में विद्युतवाहक बल प्रेरित होता है
वह विधि क्या कहलाता है? तो गतिज विधि कहलाता है। आर्मेचर प्रक्रिया किसके द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव है? तो आर्मेचर करंट। डीसी जनित्र द्वारा जनित्र ईएमएफ निर्भर करती है किस पर? तो फ्लक्स और गति दोनों पर। प्राथमिक बाइंडिंग से होकर जाते करंट द्वारा फ्लक्स किसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित करता है? तो प्राथमिक का द्वितीयक बाइंडिंग में। प्राथमिक बाइंडिंग से होकर जाते समय करंट द्वारा बना फ्लक्स प्राथमिक और द्वितीयक बाइंडिंग में विद्युत वाहक बल प्रेरित करता है। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। संयुक्त पद डीसी मोटर के घूर्णन की दिशा निम्नलिखित को आपस में बदलकर प्रभावी ढंग से विपरीत की जाती है। तो आर्मेचर कनेक्शन के द्वारा। नो लोड पर डीसी मोटर की चाल कितनी होती है? नो लोड पर डीसी मोटर की चाल कितनी होती है? तो अनंत होती है। करंट ट्रांसफार्मर जब प्रयोग में आ रहा है, करंट ट्रांसफार्मर जब प्रयोग में ना आ रहा है तो सेकेंडरी होनी चाहिए क्या? तो सेकेंडरी होता है लघु परिपथ। एक ऑटो ट्रांसफार्मर का मुख्य उपयोग क्या है? एक ऑटो ट्रांसफार्मर का मुख्य उपयोग क्या है? तो एक ऑटो ट्रांसफार्मर का मुख्य उपयोग ट्रांसफार्मर जैसा कार्य करना मतलब परिवर्तनशील ट्रांसफार्मर जैसा कार्य करना। उच्चतर वोल्टेज से निम्नतर वोल्टेज या विपरीत एसी से रूपांतरित करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? ट्रांसफार्मर। उच्चतर वोल्टेज को निम्नतर वोल्टेज में यानी एसी या विपरीत एसी से रूपांतरित करने मतलब उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में और निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में ट्रांसफर करने वाले युक्ति को ट्रांसफार्मर कहा जाता है। ट्रांसफार्मर में भाबर धारा हानियां निम्न में किससे होती है? ट्रांसफार्मर में भाबर धारा एडी करंट हानियां निम्न में किससे होती है? तो ट्रांसफार्मर में भाबर धारा हानियां कोर में होती है। किस में होती है? कोर में होती है। खुला परिपथ ट्रांसफार्मर का वाट मीटर पाठ्यांक 1600 वाट है और पूर्ण भार धारा पर लघु परीक्षण में 1600 वाट है। तो अर्ध भार पर लौह हानि क्या होगी? तो आपको पता होना चाहिए कि खुला परिपथ ट्रांसफार्मर में वाट मीटर का पाठ्यांक एक फॉर्मूला होता है, शून्य भार से पूर्ण भार तक क्या पाठ्यांक होगा? अर्ध भार बराबर लौह हानि बराबर वाट। इसका आंसर जो होगा ना 900 वाट होगा। कंफ्यूज में है तो बस इसे डॉट में रखते हैं, डालेंगे डिस्क्रिप्शन में।